to yet another inspiring session from Prabha Ketan Foundation in association with Shree Cement. Prabha Ketan Foundation has been organizing literary and cultural events all over the world in collaboration with various partners and associates in different cities, with an endeavor to enhance the literary and cultural fabric of the society. Today, we have with us Mr. Geet Chaturvedi. He's a poet, a novelist, and an essayist. He's one of the most widely read contemporary Hindi author, the recipient of numerous literary prizes, including Syed Haider Raza Fellowship for Fiction Writing. He was named among the best 10 young writers of India by the Indian Express. He won the 2021 Vatayan UK Literary Award for his contribution to Hindi literature. His works have been translated into 22 languages. Truly living up to his name, Geet, he skillfully weaves words into poetry that create magic. He brings a truly avant-garde spirit in his fiction and poetry, integrating Indian myth, philosophy, political sensibility, and his wide reading of world literature into his poems. He has a plethora of work to his credit, ranging from poetry, fiction, non-fiction, and numerous translations of poems from different languages. I will summarize his achievements in following lines. नज़र नज़र में उतरना कमाल होता है, नफ्स नफ्स में बिखरना कमाल होता है, बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है. Please give a big round of applause for our very talented guest artist. Conversing with him today is Ms. Shraddha Motia, a literary enthusiast and a fellow Ehsaas woman of Udaipur. We are all ears for this very, very interesting conversation. Thank you, Ridhima. झीलों की नगरी से झीलों की नगरी में आपका स्वागत. आपकी रचनाएं, आपके लेख जैसे एक सागर जैसे हैं, जिनमें हम जितनी बार डुबकियां लगाएं शायद एक नया मोती पाकर निकल सकते हैं. आप मुंबई में पले बड़े, मुंबई को हम लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, सिटी ऑफ ड्रीम्स कहते हैं. ऐसे शहर को छोड़कर आपने भोपाल कैसे, बल्कि क्यों चुना, उस ओर आप कैसे गए? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आप सभी का, और उदयपुर की भूमि को नमन करता हूँ, आप सबको प्रणाम करते हुए कहता हूँ, जो बात आपने कही थी, मुंबई अवसरों का शहर है, साथ ही साथ पानी का भी शहर है. भोपाल भी पानी का शहर है, और कई बार मुझे ऐसा लगता है कि भोपाल के पानी ने मेरे भीतर बहते हुए मुंबई के पानी को पहचान लिया होगा, क्योंकि पानी जो है वो पानी से प्रेम करता है. तो मैं भोपाल में टिक गया, और उदयपुर भी शायद इसीलिए आया हूँ. जितना मुझे प्रभा केतान फाउंडेशन ने बुलाया है, उतना ही यहाँ की झीलों ने बुलाया है, उतना ही पानी ने बुलाया है. इसीलिए तो देखिए पानी हमारे साथ साथ पानी आया है. आपने आकर मौसम बदल दिया है आज तो. गीत जी, मैंने जितना आपको सुना है, आप मुंबई में पले बड़े हैं, लेकिन आपकी भाषा, हिंदी भाषा इतनी सरल, इतनी शुद्ध, ये कैसे है? जो हम सभी मुंबई जाते हैं, वहाँ का व्याकरण, वहाँ की आम जन की बोली में एक तरह का उच्चारण है जो शायद थोड़ा अलग है. हम फिल्मों में भी देखते हैं, अगर मुंबई वाला है तो कुछ बीडू एंड ऑल दैट, वो सब चलता रहता है. आपकी भाषा मुंबई रहकर इतने साल कैसे इतनी सरल, इतनी शुद्ध? एक जमाने में तो मैं भी वैसा ही था. अच्छा. दरअसल भाषा के साथ मेरा बड़ा रचनात्मक किस्म का संबंध रहा. मैं जहाँ पैदा हुआ उस घर में सिंधी बोली जाती थी, तो पैदा होते ही मैंने जो सबसे पहली भाषा सीखी वो थी सिंधी. फिर और जो घर में आते जाते थे जो लोग, वो हिंदी बोला करते थे. फिर हम घर से बाहर निकले, थोड़े बड़े होकर के देखा सब लोग मराठी में बात करते हैं, तो हमने थोड़ी सी मराठी भी सीख ली. फिर स्कूल कॉलेज जाना हुआ तो वहाँ अंग्रेजी थोड़ी बहुत सीख ली.
तो बिल्कुल एक मुंबईया लड़के की तरह मैं ऐसी भाषा बोलता था जिसमें सब तरह के शब्द थे। जैसे मुंबई में देश के हर हिस्से के लोग रहते हैं, वैसे ही मेरी भाषा में भी तमाम दूसरी भाषाओं के शब्द थे और यही मुंबई थी। लेकिन जब मैं उत्तर भारत आया और नौकरी के लिए, रोजगार के लिए, मैं पत्रकारिता से जुड़ा हुआ था लंबे समय तक, तो हिंदी पत्रकारिता का स्कोप तो उत्तर भारत में है। और वहाँ आकर के जब मैं दफ्तर में जोर से मुंबई भाषा में चिल्लाता था, अगर सावकाश तिकड़े ना का सब, तो सभी लोग हंसने लगते थे। और तब धीरे धीरे ये एहसास हुआ कि जब भाषा से प्रेम है, भाषा को मैं जब त्वचा की तरह महसूस करता हूँ, जब कोई भाषा में सुई चुभाए या गलत बोले तो उतना ही दर्द होता है जितना मुझे अपनी त्वचा पे सुई चुभने में होता है। तो मुझे अपनी भाषा को भी तो सरल, सुंदर, सहज और शुद्ध रखने का प्रयास करना चाहिए। तो धीरे धीरे इस चीज़ को ग्रहण किया, इस चीज़ को सीखा। और खुद मेरे पिता जो हैं वो कई भाषाओं के ज्ञाता थे। वो हिंदी जानते थे, अंग्रेज़ी जानते थे, मराठी जानते थे, सिंधी जानते थे, गुजराती जानते थे, उर्दू जानते थे, संस्कृत जानते थे और फारसी जानते थे। और इनमें से कई भाषाएं तो उन्होंने पढ़ाई थी बच्चों को बिठा कर। तो उनसे भी कुछ न कुछ सीखने का जो सिलसिला था, वो उसके कारण जो है भाषा से प्रेम हुआ। और शब्दों को जो कहते हैं ना कि बोलो तो ऐसे बोलो जैसे लगे कि तुमने शब्दों को चूमा है और चूम के बोला है। तो ये जो एहसास है वो मन में जागने लगा था। वैसे आपके बोलने से तो ऐसा ही लगता है कि आपकी जो बोली है, जितना मैं आप सुन रही हूँ आपको, कि जैसे उसकी एक गीत जैसी ही ध्वनि है। गीत जी, आप बताएं कि आपका टीनेज कैसा था और आप मुंबई में बढ़े, फिर आपको एक सबके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आता है। आपने कब ऐसे सोचा है, कब आपको लगा कि अब मैं लेखक बनूंगा? मेरा बचपन जो है वो साहित्य और संगीत दोनों के बीच आवागमन करते हुए बीता। मेरे पिता लिखते भी थे और वो संगीत से भी जुड़े हुए थे। बहुत अच्छा तबला बजाते थे, बहुत अच्छी बांसुरी बजाते थे। तो संगीत का एक जो प्रारंभिक गुण है और साहित्य का जो एक प्रारंभिक गुण है वो बचपन में ही मिल गया था। और मेरी पहली रचना जो छपी वो 13 साल की उम्र में छपी। बच्चों की एक पत्रिका निकलती थी टिंकल, अभी भी निकलती। अंकल पैय उसके एडिटर हुआ करते थे। तो मेरी बड़ी बहन वो मुझे बहुत प्रेरित करती थी कि तुम कुछ लिखो, तुम्हारे भीतर लिखने के संस्कार हैं। तो मैंने एक कहानी लिखी छोटी सी, किसी को नहीं बताया और वो कहानी टिंकल में छपने के लिए भेज दी। और 6 महीने बाद जब मैं अपनी क्लास में बैठा हुआ था तो बैक बेंचर जो पीछे बैठ के कॉमिक्स पढ़ा करते थे उनमें से एक आया और वो टिंकल मैगजीन मुझे दिखा के पूछने लगा कि ये जो गीत चतुर्वेदी नाम छपा है ये तुम हो क्या? तब मुझे पता चला कि मेरी कहानी तो छप गई है। और यहाँ से जो है एक आत्मविश्वास मन में आया कि हाँ, भाषा के साथ, शब्दों के साथ और अभिव्यक्ति के साथ मेरा एक रिश्ता बन सकता है। और मेरी बड़ी बहन ने मुझे इसके लिए बहुत प्रेरित किया। जो टर्निंग पॉइंट था मेरे जीवन में, एक तो ये और दूसरा इसी से जुड़ा हुआ है। जी जी। ये मेरी पहली कहानी छपी थी जब मैं 13 साल का था। इसके लिए मेरी बड़ी बहन ने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया था। और मेरी बड़ी बहन लगातार बीमार रहती थी। मुझे याद नहीं है कि मैंने उन्हें कभी स्वस्थ देखा हो। वो मुझसे 7 साल बड़ी थी, मैं 15 का हो गया था। 1992-93 का वक्त था। 93 के दंगे चल रहे थे, जनवरी 1993। मुंबई जल रही थी। मेरी बड़ी बहन की तबीयत बहुत ख़राब हो गई और हम यानी हमारे पिता और परिवार के सब लोग एक एम्बुलेंस, एक डॉक्टर का इंतज़ाम करने की कोशिश करने लगे। दंगे इतने भयानक थे कि
कि हम उनके लिए ना तो डॉक्टर बुला पाए, ना एम्बुलेंस बुला पाए, न कार, न ऑटो, कुछ भी नहीं। हम उन्हें सही समय पर अस्पताल नहीं ले जा पाए और हमारी आंखों के सामने हमारी बड़ी बहन की मृत्यु हो गई। उस समय उनकी उम्र 22 साल थी, मेरी उम्र 15 साल। लेकिन मरने से एक दिन पहले मेरी बहन ने मुझे एक पेंसिल दी थी और कहा था कि तुम्हें लिखने में दिलचस्पी है, जो भी कुछ लिखना इस पेंसिल से लिखना। उस दिन तो मैं बहुत रोया क्योंकि मेरी बड़ी बहन मर गई, मेरी बड़ी बहन का निधन हो गया। लेकिन 1-1.5 महीने बाद जब मैं थोड़ा सा संभला, मैंने उस पेंसिल को शार्प किया और उसे लिखना शुरू कर दिया। और वो 15 की उम्र थी, मुझे लगता था कि मैं आज जो लिख रहा हूँ वही सबसे महान लेखन होगा। और लिख लिख के मैंने डायरी भर दी और पेंसिल ख़त्म कर दी। और आज इतने बरसों बाद मुझे बहुत अफसोस होता है कि मैंने वो पेंसिल ख़त्म क्यों की। वो पेंसिल तो मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत तोहफा, सबसे बड़ा ख़जाना था। मुझे उसे आज तक संभाल के रखना चाहिए था। लेकिन तब मन में एक ख्याल आता है कि आज भी चाहे मैं जिस कलम से लिखूं, चाहे जिस कीबोर्ड पे टाइप करूं, उस कलम के भीतर, उस कीबोर्ड के भीतर मेरी दीदी की दी हुई पेंसिल जिंदा है। मैं उसी पेंसिल के सहारे, उसी पेंसिल के भरोसे लिखता हूँ। 15 साल की उम्र का वो वाक़या जो था, टर्निंग पॉइंट था। क्योंकि तब तक तो मैं ये सोचता था कि मैं अपना एक रॉक बैंड बनाऊंगा, मैं रॉक म्यूजिशियन बन जाऊंगा, मैं गन्स एंड रोजेस, मेटालिका, AC/DC, पिंक फ्लॉयड, जॉन बॉन जोवी, ब्रायन एडम्स, इन सब का दीवाना हुआ करता था और बिल्कुल इन्हीं के अंदाज में गाने बनाने की कोशिश करता था। लेकिन उस बार जब दीदी ने पेंसिल दी तो मेरे मन में ये आया, शायद डेस्टिनी ने, शायद ऑलमाइटी ने मेरे लिए एक अलग रास्ता चुना है, वो लिखने का रास्ता है। और वो टर्निंग पॉइंट, वो आपको मार्गदर्शन देकर। बिल्कुल। खैर, आपने जो बताया, जो ये किस्सा, क्या एक कवि के लिए, क्या एक लेखक के लिए इस तरह का कोई दर्द, दुख, इस तरह की कोई आक्रोश, क्या ये एक ज़रूरी चीज़ है? क्या इससे ही कोई अंदर से कोई दर्द उसकी कला पर निकलती है, किसी कलाकार की? मुझे ऐसा लगता है कि एक मनुष्य के तौर पर हमें हमारे सुख नहीं, हमारे दुख परिभाषित करते हैं। हमारी गठन, हमारी निर्मिति हमारे द्वारा झेले गए दुखों के द्वारा होती है। नीत्शे कहता था, एक जर्मन फिलोसोफर बहुत बड़ा, नीत्शे कहता था कि जिस चीज़ ने तुम्हारी जान नहीं ली है, उस चीज़ ने तुम्हें मजबूत बना दिया है। यानी एक ऐसा दुख जिसके कारण तुम मरे नहीं, वो दुख तुम्हें मजबूत बना देता है तमाम उम्र के लिए, पूरे जीवन के लिए। तो दुख तो हर मनुष्य के जीवन में बड़ी भूमिका निभाता है, उसकी पूरी निर्मिति में, उसकी पूरी रचना प्रक्रिया में। और एक कवि, लेखक, कलाकार, इसका तो बहुत करीबी रिश्ता होता है, क्योंकि कवि और कलाकार हृदय का सगा भाई होता है, दिल का सगा भाई होता है। पिकासो कहता था ना कि सारी कलाएं दरअसल दुख की संतति हैं। ऑल आर्ट इज द ऑफस्प्रिंग ऑफ ग्रीफ, जो भी कुछ। तो दुख का बहुत गहरा रिश्ता है। हम दुख को जिस तरह से देखेंगे, मृत्यु को जिस तरह से देखेंगे, लॉस को, हानि को जिस तरह से देखेंगे, हमारी रचना, हमारा व्यक्तित्व उस तरह से बनता बिगड़ता चला जाएगा। हमने देखा होगा बहुत सारे फिल्मों में भी देखते हैं, खासकर हॉलीवुड की फिल्मों में, एक कोई साइको किलर है, उसके बचपन के मूल में कहीं न कहीं एक गहरा दुख होता है। हम देखते हैं एक संत को जिसने अपनी करुणा से पूरे विश्व में एक सकारात्मक परिवर्तन लाई है, उसके जीवन के मूल में भी कहीं न कहीं दुख होता है। तो आपकी दीदी आपको मार्गदर्शन देकर गए, आपको
ये बताकर गए कि आप में क्या क्षमता है और आपने उसको फॉलो किया। आज कैसा लगता है? मुझे लगता है वो आपको, जब आपने ग्रीफ की बात की, सौरव की बात की, पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको एक एनर्जी देकर गए। जब आप आज लिखते हैं तो जब आप 15 बरस के थे, 16 बरस के थे, तब एक बात अलग है, पर आज आप जब लिखते हैं तब कैसा, क्या आपके फीलिंग्स क्या होती है, आपकी भावनाएं? एमिली डिकिंसन की एक कविता है ना, लव इज अ थिंग विद फेदर। इसी वाक्य को परिवर्तित करते हुए आधुनिक एक उपन्यासकार हैं, ब्रिटेन में रहते हैं, मैक्स पोर्टर, उन्होंने एक वाक्य बनाया, ग्रीफ इज अ थिंग विद फेदर, और उन्होंने इसी नाम से एक उपन्यास लिखा। मुझे ये वाक्य बहुत सुंदर लगता है कि दुख जो है वो उतना ही हल्का होता है जितना चिड़िया का पंख, वो उड़ता चला जाता है। जिंदगी की तेज हवा आती है और दुख उड़ जाता है, क्योंकि अगर दुख टिका हुआ रहेगा तो हमारा जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा, हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो दुख हमें शक्ति देता है, दुख हमें प्रेरित करता है। दुनिया की तमाम प्रेरणाएं जो हैं, क्योंकि सुख तो बहुत संक्षिप्त होता है और सुख जो है विस्मृत हो जाता है, आप सुखों को भूल जाते हैं। ऐसा कहा जाए तो हमारे जीवन में बहुत सारे सुख होते हैं, हम दिन में 3 बार खाना खाते हैं और तीनों बार खा करके सुखी होते हैं और अगले दिन फिर भूल जाते हैं और फिर खाने की तरफ जाने लगते हैं। हमें खाना चाहिए होता है, सुख संक्षिप्त होता है, हमें लगता है कि सुख हमें ताकत दे रहा है, लेकिन हकीकतन दुख हमें ताकत देता है। मैं तो बहुत मानता हूँ बुद्ध को कि इनका पूरा जीवन अगर इस बात ने परिवर्तित किया तो वो था दुख। दुख की अवधारणा, दुख का मूल खोजने की जो 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 इच्छा थी, दुख का मूल खोजने की जो 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 जिद थी, उसने जीवन को बदल करके रख दिया। जी, आप अपने जब भी आप कोई बात करते हैं या आपकी रचनाएं होती हैं, जो आपकी किताबें भी हैं, आपने बहुत बार जिक्र किया है कि आप बहुत अच्छे पाठक भी हैं, लेखक तो आप हैं। आपने नीत्शे को पढ़ा है, आपने मीर तकी मीर को पढ़ा है, आपने अल्बर्ट कामू को पढ़ा है, और आप रिलेशनशिप्स के बारे में भी बात करते हैं, आप रूमी भी पढ़ते हैं, आप प्रेमचंद भी पढ़ते हैं। इतना बड़ा आपका दायरा है पाठक के तौर पर। आपने ये सब, इनमें से क्या आपको किसी ने बहुत प्रभावित किया है, किसी का बहुत असर है आप पर, या आपने ये सब इतना पढ़ा कि आप एक अपनी नई शैली, अपनी नई विधा उत्पन्न कर सकें? मेरी पहली कहानी तो जब छपी तब मैं 13 साल का था, और वो बच्चों की कहानी थी। लेकिन जो बड़ों की कविता जो मेरी पहली छपी थी वो 17 की उम्र में छपी थी, क्योंकि 15 से मैं प्रयास करने लगा था ना, तो 17 की उम्र में छप गई। और हिंदी की बहुत अच्छी जगह पे छपी थी, जनसत्ता में छपी थी, और ये माना जाता था उस जमाने में कि अगर आप जनसत्ता में छप गए तो फिर आप लेखक बन गए हैं, आपको सर्टिफिकेट मिल जाता था। तो मेरी तो पहली कविता ही जनसत्ता में छप गई थी, और उसके बाद हिंदी की सारी पत्रिकाओं में, अच्छी पत्रिकाओं में मेरी कविताएं छपने लगी। मैं 20 साल का होते होते मेरे पास इतनी कविताएं थी कि मेरे सीनियर पोएट्स मुझसे कहने लगे कि अपनी किताब छपवा दो। लेकिन मैं मुंबई में बहुत घूमता था पुरानी किताबें, क्योंकि पढ़ने का शौकीन तो बचपन से था। फ्लोरा फाउंटेन नाम की जो जगह है, वहाँ उस जमाने में जो है सड़क के किनारे सेकेंड हैंड किताबें बिका करती थी। वहाँ मुझे विश्व साहित्य की सुंदर किताबें मिल गई। वहाँ मुझे ग्रांटा के पुराने अंक मिल गए, द पेरिस रिव्यू के पुराने अंक मिल गए, वर्ल्ड लिटरेचर टुडे के पुराने अंक मिल गए, और एक नए तरीके से मैंने पढ़ना शुरू किया। और जब मैंने पढ़ा, दुनिया का श्रेष्ठ साहित्य पढ़ना शुरू किया, तो मुझे लगा कि इनके सामने तो हमारा लेखन कुछ भी नहीं है। उन सबको पढ़ के मेरे भीतर एक बहुत गहरा असंतोष जागृत हुआ। मैंने मन ही मन ये संकल्प किया कि जैसे निराला की राम की शक्ति पूजा है ना, उसमें राम कहते हैं, छोड़ दो समर
जब तक न सिद्धि हो रघुनंदन, यानी रावण से लड़ने की सिद्धि अभी तुम्हारे पास नहीं है, तो जब तक तुम सिद्धि हासिल नहीं कर लेते हो तब तक समर छोड़ दो। वो पंक्ति मेरे दिमाग में गूंजने लगी कि जब तक अच्छे साहित्य को समझने और रचने की सिद्धि मेरे भीतर नहीं आती, लिखना बंद कर दो, पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि एक लेखक की सिद्धि पढ़ने से आती है। मैंने संकल्प किया कि जापान से लेकर के अमेरिका तक और नॉर्वे से लेकर दक्षिण अफ्रीका तक इस दुनिया में जितने लेखकों को महान माना जाता है, जितनी किताबों को महान माना जाता है, उनमें से अपनी मानवीय सीमाओं के भीतर ज्यादा से ज्यादा मैं पढ़ सकूं। सब तो नहीं पढ़ सकते क्योंकि इंसान की सीमा होती है, लेकिन कितना ज्यादा मैं पढ़ सकता हूँ। तो अगले 7 साल तक मैंने कुछ नहीं लिखा। 20 से लेकर 27 की उम्र तक मैंने कुछ नहीं लिखा, सिर्फ पढ़ाई की। मैं अपना एक रजिस्टर बनाया था मैंने, होमवर्क वाला, उसमें मैंने डूज की एक लिस्ट बनाई थी और डोंट्स की एक लिस्ट बनाई थी कि दुनिया के तमाम महान लोगों को पढ़ के मैं क्या सीख रहा हूँ, मुझे क्या करना है इसकी एक लिस्ट, मुझे क्या नहीं करना है इसकी एक लिस्ट, मुझे क्या लर्न करना है इसकी एक लिस्ट, मुझे क्या अनलर्न करना है इसकी एक लिस्ट। मैंने 7 साल तक इस तरह बहुत मेहनत की, खूब पढ़ाई की, और जब मैंने 7 साल बाद दोबारा लिखना शुरू किया तो मैं बिल्कुल बदला हुआ लेखक था। तब मैं वो लेखक बन गया जो मैं आज हूँ, जो आज। क्या बात है। आपने जैसे भी बताया कि आपने बहुत ही महान लेखकों को पढ़ा है। आप अस्तित्ववाद के बारे में बात करते हैं, लिटरेचर के बारे में, फिलॉसफी के बारे में चर्चा करते हैं, बल्कि बहुत गंभीर परिचर्चा भी करते हैं। इसके बाद आपको क्या लगता है कि आपके जो लिखने का जो स्टाइल है उसकी क्या फिलॉसफी है? आप किस फिलॉसफी को अप्रोच करते हैं और उस फिलॉसफी का आपके लेखन का क्या उद्देश्य है? ये आपने अब तक का सबसे कठिन सवाल पूछा है क्योंकि इसके बहुत सारे उत्तर हैं। सबसे पहली बात तो पिछले सवाल में इसका एक उत्तर था कि किन लेखकों ने मुझे प्रभावित किया। मैंने दुनिया भर का साहित्य पढ़ा, जितना मैं पढ़ सकता था उतना पढ़ा, और मैंने पाया कि संसार की सबसे सुंदर किताब वेद व्यास द्वारा लिखी गई महाभारत है। वो एक ऐसी किताब है जिसमें सब कुछ है। वेद व्यास इसके शुरुआती पन्ने में ही कहते हैं ना कि इस संसार में जो कुछ है वो इस किताब में है, और अगर कोई चीज़ इस किताब में नहीं है इसका मतलब उस संसार में भी नहीं है। ये महाभारत के राइटर शुरुआत में कहते हैं। तो महाभारत की जो फिलॉसफी है, सब लोग कहते हैं महाभारत धर्म पर केंद्रित है, अधर्म पे धर्म की विजय की कहानी है। शांति पर्व में वेद व्यास एक बात कहते हैं युधिष्ठिर को बुलाकर, आओ मैं तुम्हें ब्रह्म सत्य बताता हूँ। युधिष्ठिर कहते हैं क्या है ब्रह्म सत्य? वो कहते हैं इस संसार में मनुष्य से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है, तो पालन करना है तो मनुष्यता का पालन करो। ये ब्रह्म सत्य महाभारत में लिखा, और यही मेरी फिलॉसफी है कि आप कुछ भी करें, दरअसल आपकी इंसानियत ही सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि इस दुनिया को हम विभिन्न धर्म कहते हैं कि भगवानों ने बनाया है, लेकिन अगर देखा जाए मोटे तौर पर इंसानों ने मिलकर बनाया है, और इंसान ही इसे मिलकर बर्बाद करेंगे और इंसान ही इसे मिलकर बचाएंगे। तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है इंसानियत का पालन करना, एक लेखक के तौर पर सत्य का पालन करना, सत्य और मनुष्यता के रास्ते पे चलने की कोशिश करना। और इसी के बीच में बुद्ध का जो इम्परमानेंस है, अनित्यवाद, वो साहिर लुधियानवी इसको बहुत सुंदर शब्दों में कह के गए हैं कि मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। तो यही मेरी ज़िंदगी का भी फलसफा है जो बुद्ध से आता है, साहिर से आता है, हमारे सारे पूर्वज लेखकों से आता है कि ये दुनिया जो है इम्परमानेंट है, कुछ भी स्थायी नहीं है, सब कुछ अनित्य है। तो
तो इसलिए ज़्यादा उड़ो मत, क्योंकि जो 4000 साल की इस सृष्टि में 40 साल की तुम्हारी उम्र 4 पल जैसी दिखाई देगी। तो इस 4 पल को बहुत विनम्रता के साथ, बहुत प्यार के साथ झुक करके जियो, क्योंकि तुमसे अच्छे लोग इस दुनिया में पहले हो चुके हैं, तुमसे अच्छे लोग इस दुनिया में आगे आते रहेंगे। इसलिए तुम अपने ऊपर बहुत ज़्यादा गुमान मत करो। ये जीवन की एक विनम्र फिलॉसफी है। जी, seize the day. Yes. Yeah? Seize the moment. Seize the moment. आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ पढ़ सकती हूँ? Sure. अच्छा। सुबह किसी किसी रोज ऐसा होता है कि अचानक एहसास होता है सुबह होगी। तब कितना अजीब लगता है कि बिना इंतजार किए भी सुबह हो सकती है। चीजें महज इसलिए घटित नहीं होती कि कोई उनके घटित होने की प्रतीक्षा कर रहा है। ये कविता सुबह आपकी किताब खुशियों के गुप्तचर से, ये मैंने तब पढ़ा था, तब मुझे बस ये पता था कि गीत चतुर्वेदी जी एक लेखक हैं। मैं ये पहचानती नहीं थी कि वो कैसे दिखते हैं, कौन है। बस कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड या उस तरह से कभी पढ़ा और मन को छू गया। जब आप इंस्टाग्राम पर, पिंटरेस्ट पर आपके ही लिखे हुए कुछ देखते हैं कि कोई दोस्त फॉरवर्ड कर रहे हैं, एक लोग कनेक्ट कर रहे हैं आपने जो उससे लिखा है, क्या वो आपके अंदर क्या भावना उत्पन्न करता है? क्या वो एक सेंस ऑफ वैलिडेशन देता है कि जो मैंने लिखा है, या आपको उससे कुछ फर्क नहीं लगता कि ठीक है? जैसे मनु भंडारी जी ने भी एक बार कहा था कि गहरी निष्ठा से उपजी हुई बातें भारी समर्थन की मोहताज नहीं होती। तो इनमें से आपकी क्या भावना रहती है इन दोनों में से? वैलिडेशन तो मैं उस थॉट ऑफ स्कूल का स्टूडेंट हूँ जो ये मानता है कि वैलिडेशन कहीं बाहर से नहीं मिलता, वैलिडेशन हमें अपने अंदर से मिलता है। क्योंकि आप खुद को मार पीट कर, ठोक पीट कर, पढ़ लिख कर इतने मजबूत बन जाइए, इतने विवेकवान बन जाइए कि अपनी रचना की गुणवत्ता की परीक्षा आप खुद कीजिए बजाय किसी और के करने की। क्योंकि जब कोई और आपकी गुणवत्ता आपको बताएगा तो वो आपको बनाएगा, और जब कोई और आपको बनाएगा तो कोई और आपको बिगाड़ेगा भी। तो कवि जो होता है, लेखक, कलाकार, वो किसी के बनाए नहीं बनता, किसी के बिगाड़े नहीं बिगड़ता, वो खुद बनता है, और जब उसकी मर्जी होती है ना तो खुद ही बिगड़ जाता है। तो ये जो एहसास है मेरे भीतर वो बहुत गहरा है कि ये जो सेंस ऑफ वैलिडेशन। लेकिन हाँ, एक कलाकार के तौर पर, एक लेखक के तौर पर ये खुशी मिलती है कि हमने जो बात कही है बहुत पर्सनल सी बात है, एक पर्सनल पोएट्री में उसको कन्वर्ट कर दिया है, और मेरी पर्सनल बात तमाम दूसरे लोगों के पर्सनल से कनेक्ट कर रही है। ये खुशी मिलती है, ये चीज़ पहुंच रही है। जी, हम अब थोड़ा सा ट्रांसलेशंस के बारे में बात करते हैं। आपने ट्रांसलेशन किए भी हैं पाब्लो नेरुदा के और भी बहुत बड़े लेखकों के, और आपकी किताब भी ट्रांसलेट हुई है जिसको अवार्ड भी मिला है। तो जब ट्रांसलेशन होता है तो एक तो मेरा सवाल है कि क्या आप लॉस्ट इन ट्रांसलेशन में बिलीव करते हैं? क्या वो सत्य है? और जब आप अपनी किताब किसी को देते हैं तो ऐसा लगता है हमारे जिगर का टुकड़ा किसी के हाथ में दे रहे हैं और उसके साथ क्या होने वाला है। तो ये क्या एक फीलिंग है, और हाउ इजी और हाउ डिफिकल्ट इज इट? ये बात तो बिल्कुल सही है। जैसे इसी साल को ले लें, साल 2023, इसमें जनवरी में मेरी हिंदी में किताब आई सिम, और फरवरी में वो अंग्रेजी में अनुवाद होकर पेंगुइन से छपी सिम नाम से। मेरी अनुवादक अनीता गोपालन को अवार्ड मिला उस पर, और उन्हें वो अंग्रेजी में प्रकाशित हुई। और फिर उसके बाद अभी अप्रैल में मेरे द्वारा अनुदित सचिन कुंडलकर की किताब कोबाल्ट ब्लू हिंदी में आई है।
यानी एक तरफ मेरी कृति का अनुवाद हो रहा है, दूसरी तरफ मैं खुद भी अनुवाद से जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक लेखक के लिए अनुवाद बहुत ज़रूरी है। तो हम जो सोच रहे हैं वो अपने बोले में अनुवाद करते हैं, और हम जो सीख करके आए हैं वो अपने किए हुए में अनुवाद करते हैं। तो अनुवाद की प्रक्रिया इस तरह चलती है। लेकिन ये भी सही है कि कुछ चीज़ें अनुवाद में खो जाती हैं, लॉस्ट इन ट्रांसलेशन। उससे बड़ा सच ये है कि आप जितना खोते हैं उससे कहीं ज़्यादा पा लेते हैं। एक थे कुमार जीव, 4वीं शताब्दी में हुए थे। कुमार जीव नाम के बौद्ध स्कॉलर थे, और उन्होंने बुद्धिस्ट सूत्रों का पाली भाषा से और उस जमाने की संस्कृत भाषा से अनुवाद किया था चीनी भाषा में। कश्मीर में रहते थे और चीन के राजा ने उन्हें काम दिया था कि बुद्धिस्ट सूत्रों का अनुवाद हमारी भाषा में करो, हमारे यहाँ बहुत ज़रूरत है। पूरी जिंदगी कुमार जीव ने अनुवाद के काम में निकाल दी, और एक दिन उनका निधन हो गया। और किंवदंती है, फोकलोर है इस तरह की एक, कि जब उनका निधन हुआ और उनके पार्थिव शरीर को अग्नि को समर्पित किया गया, जलाया गया, तो पूरा शरीर तो जल गया, लेकिन उनकी जीभ ने जलने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो उसी जीभ से बोल बोल के बुद्धिस्ट सूत्रों का अनुवाद करवाया करते थे। तो ये अपने आप में कितना बड़ा प्रतीक है कि तुम मूल को नष्ट कर सकते हो, लेकिन उसके बाद भी मूल का एक जीभ जितना टुकड़ा जो है ना वो बचा रह जाएगा। ये है अनुवाद में हासिल होना। कि एक संस्कृत का एक बहुत प्राचीन ग्रंथ है गुणाढ्य, एक लेखक हुए थे गुणाढ्य, उनकी एक किताब थी बृहत कथा। ये किसी ने पढ़ी है नहीं पढ़ी है पता नहीं, लेकिन पुराने तमाम ग्रंथों में बृहत कथा का उल्लेख मिलता है। और जो कश्मीर के कवि थे आचार्य क्षेमेंद्र 11वीं शताब्दी के, 13वीं शताब्दी के आचार्य सोमदेव, उन्होंने गुणाढ्य की बृहत कथा का अनुवाद, रचनात्मक अनुवाद करके किताब बनाई थी कथा सरित सागर। गुणाढ्य की बृहत कथा विलुप्त हो चुकी है, किसी को नहीं पता उसमें क्या लिखा है, लेकिन कथा सरित सागर अब भी बची हुई है, क्योंकि अगर मूल नष्ट हो गया तो अनुवाद बचा रहेगा, दुनिया की किसी न किसी कोने में जरूर बचा रहेगा। इसलिए अनुवाद बहुत जरूरी है। अनुवाद से रचना के भीतर विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की जिजीविषा पैदा होती है, वो हालात से लड़ती है रचना हमारी अनुवाद के माध्यम से। ये जो सबसे बड़ी चीज़ हमें अनुवाद से मिलती है। हम जो अनुवाद की बात कर रहे हैं, तो आज जो हमारे पास आपका उपन्यास है सिमसिम, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, सिमसिम एक ऐसे सिंधी नौजवान की कहानी है जो 1947 में भारत के विभाजन के दौरान सिंध में अपनी मातृभूमि को खो देता है और अपनी किशोरावस्था की मोहब्बत को भी खो देता है। वो दोनों चीज़ों को खो करके मुंबई पहुंचता है और बहुत दुखी है, परेशान है। सड़क पर उसे एक भटकता हुआ दरवेश मिलता है और उसे कहता है कि तुमने जो कुछ खोया है वो तुम्हें किताबों में मिलेगा। तो उसने अपना प्यार खोया था, उसने अपनी मातृभूमि खोई थी, अपनी भाषा और अपनी संस्कृति और अपना संगीत खोया था, और वो किताबों में उन्हें खोजने के लिए एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी खोल लेता है। उसका नाम है सिंधु लाइब्रेरी। और फिर कहानी आगे बढ़ती है। तो सिंधु लाइब्रेरी की ये कहानी सबसे पहले मैंने एक कविता की तरह लिखी थी 1998 में, तब मैं 20 साल का था। तो उस कविता के लिए मेरे सीनियर पोएट्स ने मुझे बहुत प्यार दिया था, बहुत तारीफ की थी, कहा था बहुत सुंदर है। 2007 में मेरे एक सीनियर पोएट ने मुझे सुझाव दिया कि इसके अंदर एक बहुत गहरी कहानी छिपी हुई है, क्या तुम इसे कहानी में कन्वर्ट कर सकते हो?
मैंने 2007 में उसी कविता पर एक कहानी लिखी। 2016 में उस कहानी के अंग्रेजी अनुवाद को पेन अमेरिका ने अवार्ड दिया, और तब मेरी अनुवादक अनीता गोपालन और मेरे कुछ दोस्तों ने कहा कि इस कहानी के भीतर एक उपन्यास छिपा हुआ है। तो मैंने उसे उपन्यास की तरह लिखना शुरू किया। तो 1998 में जो चीज़ कविता थी, 2007 में वो चीज़ कहानी बन गई, 2023 में वो चीज़ उपन्यास बन गई। यानी एक ही थीम रचनात्मकता के 3 अलग अलग पड़ावों से कैसे गुजर सकती है, इसका खूबसूरत उदाहरण है सिमसिम, जो कि एक प्रेम कथा है, इंसान से प्रेम की कहानी है, और इंसान की किताबों से प्रेम की कहानी है। जब आप इंसान के प्रेम की, आप मानवता की बात करते हैं, तो जब आप लिख रहे हैं तब आप ये सोचते हैं क्या आपको समाज की व्यवस्थाएं, समाज में आसपास जो हो रहा है, क्या उससे आप अनभिज्ञ रहते हैं या वो आप पर कुछ असर डालता है? बिल्कुल, हम समाज से कट कर नहीं लिख सकते, क्योंकि हम समाज के लिए लिख रहे हैं, समाज में बैठ के लिख रहे हैं। हम एक अकेले आदमी की तरह लिख रहे हैं, हम अपने एकांत में लिख रहे हैं, किंतु हम बात समाज की कर रहे हैं। इसलिए समाज बहुत गहराई से प्रभावित करता है। और ये बात तो मुझे बहुत कम उम्र में ही, जो मेरे शुरुआती उस्ताद थे, मेरे पिता और जो दूसरे लेखक उस दौर में मुझे मेंटर किया करते थे, मुझे प्यार किया करते थे, उन सब ने बहुत शुरुआत में ये बात समझा दी थी। इसीलिए 17-18 की उम्र में ही जो मुंबई के आसपास का जो आदिवासी इलाका है, बहुत कम लोगों को, केवल खासकर मुंबई वालों को ये पता है कि मुंबई 3 तरफ से आदिवासी इलाकों से घिरा हुआ है। जवाहर, तलासरी, मोखाड़ा, वाड़ा, इस तरह के नाम लोगों ने सुने भी नहीं हैं, लेकिन बिल्कुल ये मुंबई से चिपके हुए हैं। और आपने सुना होगा, एक होती है वागली लोक कला, वागली पेंटिंग, ये बिल्कुल तलासरी, मोखाड़ा, जवाहर में बनाई जाती है। तो उस दौरान 17-18-19 की उम्र में ही हम अपने पूरे ग्रुप के साथ जवाहर और उन आदिवासी इलाकों में जाके काम करते थे, उन लोगों के साथ जुड़ते थे, उनकी तकलीफ़ों को देखने की, समझने की कोशिश करते थे। तो ये जो तब से चला आ रहा है, प्रकृति के साथ जुड़ाव, वन के साथ जुड़ाव, पर्यावरण के साथ जुड़ाव और आदिम मनुष्य की विभिन्न संस्कृतियों के साथ जुड़ाव, ये जो सामाजिक पहलू है, ये मुझे बहुत प्रेरित करता है। सिमसिम में भी ये बात है, क्योंकि सिमसिम उसी समाज, यानी सिंधी समाज की त्रासदी का ही तो वर्णन है। आप अकेले रह करके आप साहित्य को नहीं देख सकते। साहित्य आपका समाज के साथ किया गया संवाद है। जी, आप कुछ कविताएं अगर पढ़ के सुनाएं तो बहुत अच्छा होगा। कुछ करता है? हाँ, अगर सिमसिम से पढ़े या हाँ, और अगर आप मेरे लिए तुम अगर पढ़ते हैं। अच्छा, हाँ बिल्कुल, ये भी है। कुछ इसमें से छोटी छोटी कविताएं, लेकिन सबसे पहले जैसा कि श्रद्धा जी ने कहा, मेरे लिए तुम, इस कविता का छोटी सी तो कविता है, और छोटी कविताओं का बैकग्राउंड कई बार बहुत बड़ा होता है। तो ये मैंने अपनी माँ के लिए लिखी थी, जो कि मेरी पत्नी पर भी फिट हो गई, जो कि मेरी कई सहेलियों पर भी फिट हो गई। और पता है, प्रभा खेतान फाउंडेशन की जो एक खूबसूरत पहल है, एहसास वुमन, ये कविता पढ़ते हुए मैं उन सारे एहसास वुमन को इस कविता को समर्पित करना चाहता हूँ, क्योंकि ये आप सबको भी कनेक्ट करेगी, आप सब पर भी, जो मैंने कहा था, कोट एंड कोट फिट बैठ जाएगी। मेरे लिए तुम बहुत बहादुर हो,
तुम्हें मुसीबतों का सामना करते और उलझे हालात से साबुत निकल आते मैंने कई बार देखा है। तुम बहुत बहादुर हो, तुम्हें मुसीबतों का सामना करते और उलझे हालात से साबुत निकल आते मैंने कई बार देखा है, जबकि तुम गिर के टूट भी सकती थी। ये कहते हुए मुझे याद आता है तुम सुंदर भी हो। ये कहते हुए मुझे याद आता है तुम सुंदर भी हो। एक कविता है, प्यार का एक छोटा सा एहसास है। नींद में मुस्कुराओगी तो फरिश्तों को रश्क होगा। रश्क माने ईर्ष्या, जलन। नींद में मुस्कुराओगी तो फरिश्तों को रश्क होगा। वे तुम्हारे सपनों की तलाशी लेंगे और मैं पकड़ा जाऊंगा। वे तुम्हारे सपनों की तलाशी लेंगे और मैं पकड़ा जाऊंगा। और एक छोटी सी है इसी तरह से, इसका शीर्षक है पेपर वेट, और इसके शीर्षक में ही सारा रहस्य है। कितनी तेज हवा चल रही थी उस समय। अगर तुम्हारा एक आंसू इस कागज पे न पड़ा होता तो ये कब का उड़ चुका होता। ये कब का क्या बात है। हाँ प्लीज आप सिम सिमसिम से ये जो मैं पढ़ रहा हूँ, ये इस बात का भी अंदाजा दे देगी कि सिमसिम में क्या है, सिमसिम किस तरह से है। आप लोग पढ़िएगा इसे और बताइएगा कि क्या है। ये कविता है सिमसिम के भीतर ही, जब वो 17 साल का नौजवान 18 साल की अपनी उस प्रेमिका को, जिसे उसने सिंध में खो दिया था, सिंध के एक कस्बे लड़काना में एक खत की तरह लिख करके देता है। तो कविता ऐसे है। मैं तुम्हारे पास एक स्मृति की तरह आऊंगा, जैसे अलसाई हुई सुबह एक पेड़ जागता है और अपने शरीर पे ओस पाता है, तब वो बारिश की स्मृति में चला जाता है। जैसे दोपहर सड़क किनारे खड़ी बूढ़े आदमी की मूर्ति ठंडी हवा की स्मृति में जाती है। जैसे एक दिन तुम पाँव फटते ही उठती हो और तुम्हारे बाएं स्तन पर रात के सपने की स्मृति मुस्कान बन के थिरक रही होती है। जैसे किनारे की रेत पे धंसी एक नाव समंदर के स्पर्श की स्मृति में स्थिर हो चुकी होती है। जैसे कोई तितली अपने पसंदीदा रंग की स्मृति में फूल पे बैठ विश्राम कर रही होती है। जैसे एक पतंग आसमान के बीचों बीच आसमान की स्मृति नाप रही होती है। मैं तुम्हारे पास एक स्वप्न की तरह आऊंगा। सोने से पहले जब सपनों की फुसफुसाहटें सुनाई नहीं पड़ती, तुम अपनी नींद के भीतर मेरे लिए एक कोना बुहार रही होगी। रात के तीसरे पहर नींद में गाफिल मुस्कान की तरह आऊंगा। भीड़ भरी सड़क पर कंधे पे लगे किसी हल्के धक्के की तरह आऊंगा। रोमानियत से भरी शुक्रवार की रात की तरह आऊंगा। मैं तुम्हारे पास एक आवाज की तरह आऊंगा। जब किचन में खड़ी हो तुम अपने यौवन का कोई गीत गुनगुना रही होगी, मैं उसके बीच बांसुरी की तान की तरह आऊंगा। किन्हीं ख्यालों में खोई हुई जब तुम ड्राइव कर रही होगी, तब मैं बगल से गुजर गई एक कार के हॉर्न की तरह आऊंगा। मैं तुम्हारे पास एक प्रतीक्षा की तरह आऊंगा। बरसों खड़े रहने के बाद जब तुम्हारे पैर थक जाएंगे, मैं बैठ जाने की राहत की तरह आऊंगा। किसी दिन मैं तुम्हारे गले में हिचकी की तरह आऊंगा। किसी दिन पानी पीते समय छाती में उगे ठसके की तरह आऊंगा।
तुम किसी और को देखोगी और मुझे स्मरण करोगी। तुम किसी और को खिलाओगी और मेरे स्वाद की कल्पना करोगी। कॉल बेल बजने पर तुम किसी और का स्वागत करोगी, लेकिन प्रतीक्षा तुम मेरी करोगी। तुम किसी और का नाम लोगी और वह तुम्हें मेरा नाम लगेगा। तुम्हें कोई और गुदगुदाएगा, लेकिन बख्श देने की मनुहार तुम मुझसे करोगी। सब तुम्हारे माथे पर एक तिल देखेंगे, लेकिन तुम मेरे माथे पर अपना चेहरा देखोगी। मैं आऊँगा इस तरह, हर तरह, हर रूप में आऊँगा। तुम चाह कर भी मेरा आना कभी रोक नहीं पाओगी। तुम चाह कर भी मेरा आना कभी रोक नहीं पाओगी। Thank you. We are open to questions now. You have a question? आप क्या सुबह 6 बजे बैठते हैं तो शाम को 6 बजे उठते हैं, ऐसा कुछ होता है? आप खाना पीना सब भूल जाते हैं? आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं पसंद? क्या आप कोई हिल्स पे जाके लिखते हैं या आम जिंदगी गुजारते हुए ही लिखते हैं आप अपने कमरे में या बाथरूम में लिखते हैं? क्योंकि इंस्पिरेशन बहुत कुछ बाथरूम में आता है, सुनते हैं। तो आपकी ये जो जितनी रचनाएं हैं उनका क्या कुछ स्पेसिफिक मोड है लिखने का? मैंने भी इस बारे में कई बार सोचा है, और जो जवाब मुझे आया वो ये कि मैं चांद हूँ और हर रोज अपना रूप बदल लेता हूँ। और चांद जो है रात को खिलता है। और मैंने आज तक कभी कोई कविता दिन में नहीं लिखी। मैं रातों का जीव हूँ, निशाचर कहें जिसे। बहुत शुद्ध भाषा में निशाचर और दोस्तों की भाषा में उल्लू। मैं रात को 11 बजे बैठ जाता हूँ अपने टेबल पर और सुबह 6 बजे तक काम करता हूँ। और 6, 6:30, 7, 8 जब मुझे नींद आए मैं सोने चला जाता हूँ। 12:30 बजे दिन में मैं उठता हूँ। मेरा पेट है, मेरा डॉगी। उस समय घर में कोई नहीं रहता, क्योंकि वो अपने स्कूल, सब अपने अपने स्कूल जा चुके होते हैं, तो घर में उस समय मैं अकेला रहता हूँ। तो मेरे उठने के आधे घंटे बाद मेरा डॉगी उठता है, मेरा पेट, और मैं उसे फिर घुमा के लाता हूँ। और उसके बाद मैं किचन में घुस जाता हूँ, खाना बनाता हूँ सबके लिए, क्योंकि 3 बजे तक सब आने वाले होते हैं। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट पीरियड है मेरे जीवन का, वो है खाना बनाने वाला पीरियड। मेरे पास ज़्यादातर थॉट्स उसी समय आते हैं जब मैं लहसुन छील रहा होता हूँ या प्याज काट रहा होता हूँ या मेथी, राई, जीरा का तड़का लगा रहा होता हूँ। और मेरा ऐसा मानना है कि लिखने की प्रक्रिया का रसोई की प्रक्रिया के साथ बहुत गहरा रिश्ता है। हम लिखते कैसे हैं? विभिन्न किस्म की 2 अनुभूतियों को आपस में मिला देते हैं और उससे एक तीसरा स्वाद बनाते हैं। और किचन में भी यही काम करते हैं कि 2 अलग अलग इंग्रेडिएंट्स को आपस में मिला के किसी तीसरे स्वाद की कल्पना करते हैं, उसको अचीव कर लेते हैं तो खुश हो जाते हैं, वरना वो बिगड़ जाता है। तो इंस्पिरेशन की बाउट्स जो ठीक उस समय आते हैं। बाकी टाइम तो टाइपिंग का टाइम। जैसे मैंने अपना बहुत सारा, जैसे पिंक स्लिप डैडी मेरा एक नॉवल है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा मैंने मुंबई एयरपोर्ट पे बैठ के लिखा है, क्योंकि वहाँ बहुत सारा टाइम था। और कई बार कनेक्टिंग फ्लाइट्स इतनी थकाने वाली होती हैं, इतना उनके बीच में गैप होता है कि आप आराम से एक आध उपन्यास तो लिख ही सकते हैं। आपकी पत्नी का क्या रोल रहता है सबके बीच? वो नाराज नहीं होती आपसे कि इतने रेगुलर टाइमिंग से? रोल तो एक्टर्स का होता है, पत्नी तो मेरी डायरेक्टर है। देखिए, मेरी पत्नी और मैं
हम दोनों का रिश्ता जो है बहुत लंबे समय से चल रहा है, क्योंकि हम दोनों दूसरी क्लास से एक दूसरे के साथ में हैं। 5वीं क्लास से हम एक दूसरे के दोस्त हैं। 16 की उम्र तक आते आते हमारे बीच बहुत झगड़ा हो चुका था, इतना कि जाओ मैं तुमसे बात नहीं करूँगा या करूँगी। और जब ये झगड़ा हो गया ना, तो पहली बार ये एहसास हुआ कि अरे हम तो एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो 16 की उम्र में प्यार हो गया और 22-23 तक पहुँचते पहुँचते हमने शादी कर ली। तुम जैसे कालिदास कहता था ना कि उसकी पत्नी वन ऑफ हिज टीचर्स, मैं भी ऐसा मानता हूँ कि मेरी पत्नी जो है वो वन ऑफ माय टीचर्स हैं। वो मैथोलॉजी के विद्वान हैं, वेद पुराण खूब पढ़े हैं उन्होंने, तो उन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया इस तरफ। मैं जैसा मैंने बताया, मैं बहुत हद तक पश्चिमी संगीत में घुसा हुआ था। मुझे भारतीय संगीत में, भारतीय प्राचीन साहित्य में, संस्कृत साहित्य के वैभव में ले जाने का पूरा जो काम है वो मेरी पत्नी ने किया। तो मेरी रचनाएं जो हैं, ऐसा मानता हूँ मैं, आधी मेरी लिखी हुई हैं, आधी उनकी लिखी हुई है। बैकग्राउंड में वो है। बहुत अच्छे। आपकी कविताएं रूह को छू गई हैं और मैं खुद भी लिखती हूँ एंड आई एम एन ऑथर ऑल्सो। मुझे ये जानना था कि कभी कभी ऐसा होता है कि लिखने के टाइम मुझे एक राइटर्स ब्लॉक आ जाता है, जो मैं उससे काफ़ी इट रियली इरिटेट्स मी अ लॉट कि मैं लिख नहीं पा रही हूँ एंड आई कैन जस्ट थिंक, और जैसे मैं लिखने जाती हूँ तब मुझे ऐसा लगता है कि ये सही नहीं बैठ रहा है। थोड़े दिन तक चलता है, फिर वापस उसकी गति then it becomes seamless again, but वो थोड़े दिन तक रहता है। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं, उसको ओवरकम कैसे किया जाए? लिखना जो है वो रेलगाड़ी में यात्रा करने जैसा है। बीच में कई स्टेशन आएंगे, वो रुकेगा, और कई बार तो ऐसा होगा कि बिना स्टेशन के भी रुक जाएगा। ये वो राइटर्स ब्लॉक है, बिना स्टेशन की गाड़ी रुक गई मतलब राइटर्स ब्लॉक आ गया। तो इंतज़ार करना चाहिए, सबसे अच्छी चीज़ है। अपनी रचनात्मकता के ऊपर जोर नहीं डालना चाहिए, बल नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि रचनात्मकता बहुत भीतर से आती है और अगर ज़्यादा जोर लगाया जाए तो टूट जाती है, बहुत नाजुक होती है। इंतज़ार करें, सब्र। एक कवि के भीतर, एक लेखक के भीतर, एक कलाकार के भीतर इतना सब्र होना चाहिए जितना ज़मीन में दफन मुर्दे में होता है, बाहर ही नहीं निकलता। तब तक नहीं निकलेगा जब तक कोई निकाले नहीं उसको। तो आपके भीतर का जो लेखक है वो आपको जब तक झंझोड़ के जगा न दे तब तक इंतजार करते रहे। अपनी हर पंक्ति को उस समय, खासकर जब राइटर्स ब्लॉक है, तब अपनी हर पंक्ति का इंतजार ऐसे करें और उसको ऐसे लिखें कि इसको लिखा नहीं ना तो मर जाओ, तो वो मरने की फीलिंग का इंतजार करें। पर कभी कभी ऐसा लगता है अगर मैं भी वापस लिख ही नहीं पाऊंगी, कभी कभी ऐसा एक ब्लॉक आता है कि लगता है कि पता नहीं ये चीज़ वापस कंटिन्यू, मैं भी कुछ और चीज़ लिख लूँगी, बट जो नॉवल लिख रही हूँ या जो स्टोरी चल रही है या जो पोएम चल रही है वो कंटिन्यू कर पाऊंगी कि नहीं। ये डर हम सबको लगता है। ये डर अगर प्रेमचंद आज होते और उनसे पूछते तो उनको भी लग रहा होता, रविन्द्रनाथ टैगोर को भी लग रहा होता, और हम जैसे बिल्कुल नन्हे मुन्ने जो बच्चे हैं उनको भी लग रहा है। तो ये डर है, हमेशा होता है, लेकिन रचनात्मकता में वही सिद्धांत काम करता है कि भय आपको शक्ति देता है और डर के आगे जीत होती है। आपको बस प्रयास करना है, इंतज़ार करना है। जैसे मछली पकड़ने वाले के भीतर बहुत सब्र होता है, वो इंतज़ार करता रहता है। कांटे में, अगर पानी में मछली है तो कांटे में आएगी, और अगर कांटे में नहीं आ रही है मतलब तुम्हारे दिल के पानी में मछली नहीं है। तो दिल के पानी को थोड़ा, दिल की मिट्टी को थोड़ा गीला बनाने की कोशिश करना चाहिए। उस समय खूब पढ़ना चाहिए, बहुत ज़्यादा संगीत सुनना चाहिए और सत्संग करना चाहिए। सत्संग मतलब साधु संत का नहीं, सत्संग मतलब अपनी फील्ड के जो अच्छे लोग हैं उनसे बात करनी चाहिए और बुजुर्गों के पास जाना चाहिए।
मेरी ज़िंदगी का जो एक बहुत बड़ा मंत्र है वो बुजुर्गों के पास जाना। उनके पास कोई नहीं जाता है, जबकि उनके पास बहुत कहानियाँ होती हैं। वो कहानीकार नहीं होते, वो नॉवलिस्ट नहीं होते हैं, लेकिन नॉवलिस्ट से ज़्यादा कहानी बुजुर्गों के पास होती है। उनको जाएं, उनको सुने, उनकी बातों को सुने। इतनी चीज़ें मिलेंगी कि फिर अपने आप मन में ये निकल के आने लगेगा कि इसे दर्ज किया जाए, इसे लिखा जाए। I wanted to say, is Picasso only painted in free time? And it was a little bit coincidence because I actually painted today, like just like Picasso. Picasso? Yeah. तुम सवाल क्या है? What? What's the question? सवाल क्या है? What is the question? Does he only painted as in free time? नो, मतलब आप कहना चाहते हैं कि उन्होंने फ्री टाइम में पेंट किया था? नहीं, पिकासो की जिंदगी का मकसद था कि उन्हें पेंट करना है और जुनून था उनके पास। उन्होंने पेंटिंग के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया था। और अगर आपको किसी फील्ड में वैसी सफलता पानी है जैसे पिकासो ने आर्ट में पाई, सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट में पाई, गब्रियल गार्सिया मार्केज ने राइटिंग में पाई, अल्बेर कामू और प्रूस्त ने पाई अपने अपने क्षेत्र में, तो उसके लिए आपको पूरा समय उस काम को देना पड़ेगा, पूरी मेहनत, पूरी लगन, पूरा समर्पण। क्योंकि कलाओं में बड़ी सफलता के लिए पार्ट टाइम से आगे निकलना पड़ता है, फुल टाइम की तरफ जाना ही पड़ता है एक समय। I wanted to say I just painted today, just like Picasso. Yeah, I just had a question, छोटा सा। आपने सर शुरू में साहिर लुधियानवी साहब के लिए बोला कि कविता बोली, मैं पल दो पल का शायर हूँ। उन्होंने उसी का रेफरेंस देके दूसरी कविता लास्ट में लिखी थी, मैं हर एक पल का शायर हूँ, हर एक पल मेरी कहानी है। आप इन दोनों पहलुओं में से कौन से पहलू को सटीक मानते हैं? दोनों ही पहलू सटीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विलोम नहीं है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, तो वो पल जो है वो पल दो पल में ख़त्म नहीं हो जाता। अगर हम ऐसा देखें कि हमारी रचनात्मकता की एक बहुत बड़ी बॉडी है, तो हमारे लिए पल का मतलब 4000 साल भी हो सकते हैं, किसी के लिए पल का मतलब 10 साल हो सकता है, किसी के लिए 20 साल हो सकता है। तो जो मोमेंट्स हैं, हर मोमेंट को जियो, जो इन्होंने कहा था सीज द मोमेंट, वो साहिर के पास है कि मैं पल दो पल का भी हूँ, मैं हर पल का भी हूँ, मैं यहाँ भी हूँ और मैं वहाँ भी हूँ। ये बात। मैं पूछना चाह रहा था आपसे कि दुख के यहाँ या सुख के यहाँ अनुभव बहुत गहरे होते और शब्द में पूरे बंद नहीं पाते, शब्द छोटे पड़ जाते। तो आप जब लिखते हैं तो आपको लगता है कि जो आपका अनुभव है पूरे शब्दों में आ गए हैं, या आप गैप फील करते हैं शब्द में और आपकी लेखनी में गैप रह जाता है और वो गैप आगे लिखने के लिए आपको प्रेरणा देता है? बिल्कुल सर, हम जो लिखना चाहते हैं हम कभी लिख नहीं पाते। मैं एक एग्जाम्पल इसके लिए हमेशा याद करता हूँ कि 1498 में यूरोप से क्रिस्टोफर कोलंबस निकला था भारत ढूंढने के लिए, लेकिन वो भारत ढूंढ नहीं पाया, भारत तक पहुँच नहीं पाया। लेकिन वो जिस जगह पहुँचा वो भी जगह बहुत महत्वपूर्ण थी, वो वेस्ट इंडीज़ बन गई। लेखक का जीवन ऐसा ही होता है, मुझे लगता है कि हम अपनी रचनाओं में जिन स्थानों को खोजने के लिए प्रस्थान करते हैं हम उन स्थानों तक नहीं पहुंच पाते, लेकिन फिर भी जिन स्थानों तक पहुंच जाते हैं वे बेहद कीमती स्थान होते हैं। संस्कृत में कहा गया है अमृतम स्यादि याचितम, यानी अगर तुम अपनी रचनाओं में अमृत की तलाश करने जाओगे तो अमृत मिलेगा नहीं, लेकिन बिना तलाश के जो मिल गया वो अमृत से कम नहीं है। तो रचनाओं में मुझे ये बात बहुत महत्वपूर्ण लगती है। शब्द बाहर हैं, अनुभव अंदर हैं,
कोऑर्डिनेट कैसे करते हैं? देहरी पर दिया रख करके भीतर और बाहर के बीच एक देहरी है, और उस देहरी पर अपनी विवेक का, अपने पठन का, अपने अध्ययन का दीपक रखूं, उसका उजाला बाहर भी जाए अंदर भी जाए, यही प्रयास रहता है मेरा। दूसरा आपने एक बात कही कि दो बात के लिए लिखने की प्रेरणा मिलता है। तो आपने बताया कि चिड़िया के पंखों की तरह उड़ जाते हैं, तो जो आप लिखते हैं तो दुखी मन से लिखते हैं, खुश होकर के लिखते हैं। भरत मुनि कहते थे, जिन्होंने नाट्य शास्त्र लिखा है, एक जमाने में लिखा था, उन्होंने कहा था रचना के भीतर रस होना चाहिए, लेकिन रचनाकार को रस से प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो अगर रचनाकार दुखी होगा तो रचना में दुख लाना मुश्किल होगा। रचनाकार को स्थिति प्रज्ञ होना होगा, जो गीता में भगवान श्री कृष्ण खुद को कहते हैं। स्थिति प्रज्ञ रहोगे तो दुख को भी पहचान लोगे, सुख को भी पहचान लोगे। जैसे एक अच्छा कॉमेडियन अपने जोक पे खुद नहीं हंसता है, वैसे ही एक कवि अपनी कविता पे खुद नहीं रोता है, दूसरे रोते हैं। ये हुनर होना चाहिए उसमें। थैंक यू सर। हुजूर, आप एक साहित्यकार हैं और मैं एक रिटायर्ड सैनिक हूँ। अरे वाह। लेकिन हमारा रिश्ता बड़ा घनिष्ठ है, बिकॉज मेरा ये मानना है कि सारी खूबसूरत चीज़ें दुनिया के अंदर उनका जन्म जो है वो दर्द से ही होता है। सो यहाँ पे आपकी मेरी एक सिमिलैरिटी है, और आपकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगी, दिल की गहराइयों को छू गई, बहुत से कोनों को छू गई। एंड मैं समझ सकता हूँ आपके सफ़र किस तरीके से उसने शेप अप किया है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अक्सर किताबें पढ़ता हूँ तो उसमें मुझे फ़र्क पीछे लिखा होता है फिक्शन नॉन फिक्शन। मेरा ये मानना है सब कुछ एहसास से ही तो रचित है। सो क्या फिक्शन कोई चीज़ है? आप तो एक लेखक हैं, आप इस पे बताएं। ये तो कैटेगराइजेशंस हैं। जो चीज़ हम अपनी कल्पना की शक्ति पर आधारित होकर के लिखते हैं वो फिक्शन है। फिक्शन का अर्थ यही होता है काल्पनिक वस्तु, और जो नॉन फिक्शन है वो दरअसल रियलिटी होने का दावा करते हैं। तो उपन्यास ऐसे भी होते हैं, यानी फिक्शन ऐसा भी होता है जो पूरी तरह हकीकत पर निर्भर हो, लेकिन रचनाकार उसे हकीकत कहना न चाहता, तो इसलिए उसे फिक्शन कह देगा। और जो जैसे कि नॉवल है, कहानी है, ये जो कहने की परंपरा है जिसमें एक रचनात्मक नैरेटिव होता है, वो फिक्शन के दायरे में आ जाता है। और जिसमें ये रचनात्मक नैरेटिव कल्पना की बजाय तथ्यों पर और दूसरे लोगों के ठोस अनुभवों पर आधारित हो, उसे नॉन फिक्शन कह देते हैं। लेकिन आज की तारीख में दोनों के बीच का जो अंतर है वो मिटता चला जा रहा है। फिक्शन में नॉन फिक्शन, नॉन फिक्शन में फिक्शन, क्योंकि हमारी ज़िंदगी ऐसी ही होती है ना, झूठ सच, सच झूठ, कल्पना यथार्थ, यथार्थ कल्पना। तो हम ज़्यादा एक मिश्रित जॉनरा की तरफ जो है बढ़ रहे हैं। जैसे ऐसा कहा जाता है कि किसी भी लेखक को अधिकार है कि वो नए शब्द कॉइन कर सकता है। जैसे सुमित्रा नंदन पंत ने हमें बहुत ही सुंदर 2 शब्द दिए हैं, दूरदर्शन और आकाशवाणी। तो इस बारे में आपका क्या कहना है, और क्या आपकी किताबों से भी हमें इस तरीके के खूबसूरत नए वर्ड्स मिले हैं? क्योंकि कई बार क्या होता है कि राइटर्स जब खुद ही नए वर्ड्स कॉइन कर रहे होते हैं तो वो अनभिज्ञ होते हैं इस चीज़ से। ये बात तो सही है कि वो खुद अनभिज्ञ होते हैं। तो मैंने इस बात की तरफ खुद तो कभी ध्यान नहीं दिया कि मैंने क्या कोई नया शब्द बनाया है। लेकिन अब आपकी बात सुन करके मन ही मन में ये रखूँगा कि कोई एक नया शब्द बनाए। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि भाषा जितना लेखक बनाते हैं उससे कहीं ज़्यादा जनता बनाती है। तो अगर हम जनता के साथ जुड़े रहें, पब्लिक के साथ जुड़े रहें, तो कई सारे शब्द वो हमें देते हैं। मेरे यहाँ मुंबईया बोली के इतने शब्द हैं मेरी रचनाओं में जो
बाहर यानी नॉर्थ इंडिया के लोगों को समझ में नहीं आते हैं, तो वो उनके लिए बिल्कुल नए शब्द हो जाते हैं। लेकिन मुंबईया में वो वर्ड कॉमन है। जैसे एक कविता में है भटक भवानी। अब भटक भवानी उसमें लिखा हुआ है तो नॉर्थ इंडिया वालों को समझ में वैगाबॉन्ड एक ऐसी औरत जो कहीं एक जगह टिकती ही नहीं है, किसी एक रिलेशनशिप में नहीं टिकती है, किसी एक जगह पे नहीं टिकती है, हर जगह जाती है। तो मुंबईया में उसको कहते हैं भटक भवानी। वो हमारे यहाँ है, मतलब मेरी रचनाओं में भटक भवानी। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो मेरे पास जनता के बीच से आए हुए हैं, वो मेरी रचनाओं में हैं। आप मानेंगे हुजूर कि वो बहुत सुलझी हुई है, जो व्याख्या आपने अभी करी। जी। क्या आप मानेंगे कि वो बहुत सुलझी हुई है? कौन सी वाली? जिसका आपने अभी व्याख्या किया जिस औरत का, हाँ। तो क्या आप मानेंगे कि वो बहुत सुलझी हुई? अरे क्यों नहीं, देखिए ना, भाषा ने उसके साथ भवानी नाम जोड़ा है। भवानी जो इस पूरे संसार का केंद्र है, जो इस पूरे संसार, भव यानी दुख, जो इस पूरे दुख को नष्ट करे, वो है वो जो कहीं एक जगह नहीं टिकती। We conclude today's session with our hearts full of gratitude and soul full of love for poetry. Geetji, your life journey has been truly inspiring, wherein it has taught us how each story is incomplete, and so is our life. There is always a chance to write a new chapter. We thank Prabha Ketan Foundation for organizing such events and giving us a chance to meet such inspiring literary personalities. We extend our gratitude to Radisson Hotel, Spa Udaipur for their unmatched hospitality. Special thanks to our friends from media who always support us by spreading the word far and beyond. Most important, a big thank you to our audience who bring forth their love for literature and art and make the event more vibrant with their interaction. Do keep supporting us with your esteemed presence. Thank you one and all. Thank you.